हेलो एवरीवन। हम आगे बढ़ने वाले हैं और अब देखने वाले हैं कि कैसे लाइफ फॉर्म्स इवॉल्व हुए और अलग अलग स्पेशीज तैयार हुए। हमने अब तक देखा कि कैसे लाइफ ओरिजिन ऑफ लाइफ यहाँ अर्थ पर हुआ था। ओपेरिन और हल्डेन की केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी में हमने देखा था केमिकल्स लेड टू हेल्प इन ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, जिससे लाइफ तैयार हुई थी अर्थ के ऊपर। एक सेल तैयार हुई थी जिसमें इनिशियल कीमो ऑटोट्रॉप्स वगैरह तैयार हुए थे। हमने सारा डिस्कशन ओपेरिन और हल्डेन की थ्योरी में देखा था। उसको एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था मिलर और यूरे ने। और मिलर यूरे के एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था किस तरीके से लैब के अंदर उन्होंने एक साइमुलेशन कंडीशन ऑफ प्री बायोटिक एनवायरनमेंट ऑफ प्रिमिटिव अर्थ तैयार करके बताए थे। और वहां पर कई हफ्तों के एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने कुछ केमिकल सिंपल मॉलिक्यूल्स तैयार करने में सक्सेसफुल हुए थे। मतलब लाइफ कैसे ओरिजिन हुआ, ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में हमको एक थोड़ा सा केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी से एक मेजर आइडिया मिल गया है। अब उससे हमने ऐसा देखा था कि सेल्स तैयार होते, दैट सेल्स विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। उसमें बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया बने होंगे, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स वगैरह बने होंगे। बाकी के फिर ऑर्गेनिजम्स उनसे इवॉल्व हुए, ऐसा अपन मानते हैं। वही बात मैं अब करने वाला हूँ। चैप्टर का सेकंड पार्ट शुरू होने वाला है। अगर आपको फर्स्ट लेक्चर याद होगा तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही कहा था कि हम इस चैप्टर को मेजर जो हेडिंग्स में देखने वाले हैं। तो पहला था हमारा ओरिजिन ऑफ लाइफ, उसके बाद में था फॉर्मेशन ऑफ स्पीशीज फ्रॉम एग्जिस्टिंग स्पीशीज, उसके बाद में हम देखने वाले कुछ एक्स्ट्रा के बीट्स मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन वगैरह में देखने वाले, और लास्ट में हमको ह्यूमन इवोल्यूशन देखना है। तो हम अब सेकंड पार्ट में आ गए। हमने ओरिजिन ऑफ लाइफ देख लिया है, अर्थ कैसे बनी, अर्थ पे लाइफ कैसे आई, पहली लाइफ फर्स्ट सेल कैसे बनी, यहाँ तक हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब उसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो एक सेल से इवॉल्व होके और ऑर्गेनिजम्स कैसे बने, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स कैसे बने। ठीक है, लाइफ अपने आज की जो थ्योरीज रहेंगी, दिस थ्योरीज आर अबाउट द थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज फ्रॉम दैट सिंगल सेल। उससे नए नए स्पीशीज कैसे तैयार हुए। ओके, आपको एक बेसिक आइडिया होगा कि पानी में लाइफ शुरू हुई थी तो वाटर में जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म थे, साइनोबैक्टीरिया बने होंगे, उससे जूप्लैंक्टन्स बने होंगे, उनसे फिर फाइटोप्लैंक्टन्स बने होंगे, उनसे जूप्लैंक्टन्स वगैरह बाकी के ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुए। उन्हीं में से कुछ प्लांट्स में बन गए, कुछ एनिमल्स में कन्वर्ट हो गए। एनिमल्स में से फिर सबसे शुरुआत हुई थी हाइड्रा जैसे एकदम पोरीफेरन से शुरुआत हुई थी तुम्हारे, पोरीफेरन स्पॉन्जेस वगैरह बने, और उसके बाद फिर नाइडेरियंस वगैरह और बाकी के जो नॉन कॉर्डेट्स थे, और नॉन कॉर्डेट्स के बाद कॉर्डेट्स बने। कॉर्डेट्स में तुम्हारे फिश, सबसे पहले फिश इवॉल्व होके जमीन पे आने लग गई, फिश जमीन पानी पे रहने सीख गए कुछ फिशेस। उनमें से फिर एम्फीबियंस जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म बने जो जमीन और पानी दोनों में रह सकते थे। वो फ्रॉग वगैरह जैसे ऑर्गेनिज्म बने। फ्रॉग फिर रेंगने लग गए, जमीन पे आके रहने लग गए, तो उनमें से कुछ रेप्टाइल्स में कन्वर्ट हो गए, उनकी स्किन के ऊपर स्केल्स वगैरह आ गए। और उनके बाद रेप्टाइल्स कुछ जमीन पे से झाड़ पे जाके रहने लग गए, कुछ उड़ना सीख गए, तो फिर उनमें से बर्ड्स बने, और कुछ जमीन पर रहने वाले मैमल्स में कन्वर्ट हो गए। ऐसी एक बेसिक स्टोरी रहती, और उसी हिसाब से क्लासिफिकेशन हुआ है। फिश, एम्फीबियंस, उसके बाद में फिर बर्ड्स, मैमल, फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। ये जो हमारा कॉर्डेट्स का क्लासिफिकेशन का चार्ट है, वो जो है इट इज बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी स्टोरी। ओके, तो ऐसा करके एनिमल्स बने। प्लांट्स में अलगी रहेंगे, अलगी से ब्रायोफाइट्स बने होंगे, जमीन पे पानी पे दोनों तरफ रहने वाले, मतलब उनमें दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। फिर उनमें से टेरिडोफाइट्स बने होंगे, फर्न्स, फर्न से फिर जिम्नोस्पर्म्स बने, और बाद में फिर एंजियोस्पर्म्स, दी फ्लावरिंग प्लांट्स, आज के फ्लावरिंग प्लांट्स बने। मतलब ये जो इवोल्यूशन हुआ है, सिंपल स्पेशीज से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते गई, सिंपल फिश से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते बढ़ते मैमल जैसे बड़े बड़े मैमल्स तैयार हुए, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म बढ़ते गए, नए स्पीशीज इवॉल्व होते गए। तो ये इवोल्यूशन होने के पीछे क्या काम करता था, कौन से रीजंस रिस्पॉन्सिबल है, किन बातों की वजह से ये नए स्पीशीज तैयार होते, शुरुआत का स्पीशीज आज तक क्यों नहीं है, वो बदलाव क्यों हुए, उसके अंदर चेंजेस क्यों आए, वो सब बातें अपन करने वाले थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज। समझ में आ रहा अपन क्या देखने का, अपने को ये अलग अलग स्पीशीज जो दिख रहे दुनिया में, अपने आजू बाजू जो डॉग्स है, कैट्स है, अलग अलग एनिमल्स है, अलग अलग प्लांट्स है, ये इतने प्रकार के क्यों, इतनी वैरायटी क्यों है, इतनी डाइवर्सिटी क्यों है, तो उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स है, उनमें जो चेंजेस आते हैं, उनमें जो बदलाव आते हैं, वो किस वजह से आते हैं, ये सब बातें डिस्कस करने के बारे में ये 4 थ्योरीज। ओके, सिलेबस में आपको लेमार्क का मेंशन है और डार्विन का मेंशन है। डार्विन तो पूरे चैप्टर का क्रक्स है, पूरे चैप्टर में अब यहाँ से अब डार्विन 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 बहुत बार आएगा।
तो डार्विन मेरी नज़र में दुनिया के टॉप 100 साइंटिस्ट में से टॉप 10 में रहने वाला साइंटिस्ट है। तो इसके लिए डार्विन अपने लिए भगवान जैसा ही है। ये चैप्टर के लिए तो डार्विन तुम्हारा भगवान ही मान के चलो। ओके, मेंडल, डार्विन, ये कुछ ऐसे नाम है जिनके बिना बायोलॉजी अपन कंप्लीट नहीं कर सकते। तो डार्विन भी उतने इंपॉर्टेंट है। चार्ल्स डार्विन, तुमने नाम सुने ही होंगे। ओके, तो चार्ल्स डार्विन यहाँ पे आने वाले, लेकिन उनसे पहले, डार्विन से पहले दो और कुछ ऐसे बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज, इवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीशीज के बारे में बात की है। लेमार्क और ऑगस्ट वीजमन, लेमार्क और ऑगस्ट वीजमन, वीजमन याद रखो बस, नाम उतना भी काफी रहेगा। लेमार्क, वीजमन, डार्विन, और चौथा है ह्यूगो डी राइस, ह्यूगो डी राइस। Okay, Hugo de Rayet. These are the four scientists that are talking about. They are talking about evolution of species, not evolution of life. Origin of life के बारे में अपन ओपेरिन हार्डन के बाद खत्म हो गए, वो वाले साइंटिस्ट वहां पे रोक दो। सबसे पहले फादर सुआरेस, फिर उसके बाद रिस्टर पैनस्पर्मिया थ्योरी वाला, उसके बाद एरिस्टोटल अबायोजेनेसिस वाला, उसके बाद बायोजेनेसिस वाले लुइस पास्चर, स्पैलेंजेनी, रेड्डी, और उसके बाद में अपना ओपेरिन हार्डन, और ओपेरिन हार्डन को सपोर्ट करने वाले मिलर, यूरे। ये लोग वहां पे रुक जाएंगे। ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात करने वाले बंदे हैं ये सब, ओरिजिन ऑफ लाइफ। अब वो लाइफ से नए स्पीशीज कैसे बने, ये वाले पार्ट में ये चार लोग। ओरिजिन ऑफ लाइफ के बाद फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, इनमें बात करने वाले लेमार्क्स थ्योरी, ऑगस्ट वीजमन, डार्विन थ्योरी, ह्यूगो डी राइस थ्योरी, और लास्ट थ्योरी एक और है इसमें, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। इसके बारे में अपन लास्ट में बात करेंगे। ये थ्योरी तो सबसे इंपॉर्टेंट है आज, जो सबसे एक्सेप्टेड है, मॉडर्न सिंथेसिस। ये जो क्या है कंसेप्ट अपन उसमें देखेंगे। उसमें तो कोई 10 एक साइंटिस्ट की लिस्ट है, तो वो नाम आपको तब के तब याद हो जाएंगे, उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। बट ये चार लोग अभी आपको याद रखने हैं, लेमार्क, ऑगस्ट वीजमन, डार्विन, और तुम्हारा लास्ट वन इज ह्यूगो डी राइस। और इन चारों को मिला के बनाने वाली थ्योरी है मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। तो इसके लिए उसको अपन अलग से देखेंगे लास्ट। लेकिन ये थ्योरी समझने के लिए पहले तुमको ये चार चीजें पता होनी चाहिए। अब सबसे पहले लेमार्क का नाम सुनते हैं, शायद 10th का बोर्ड याद आ रहा होगा, स्टेट बोर्ड में आपको 10th में था ऑलरेडी लेमार्क की थ्योरी। अपन एक एक थ्योरी देखेंगे। तो फर्स्ट थ्योरी इज दी, मैं एक बार नाम बता दे रहा सब थ्योरीज के, मैच द फॉलोइंग में पूछ सकते हैं तुमको, तो उसके लिए एमसीक्यू के लिए तैयार रखो। द लेमार्क थ्योरी इज नोन एज थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिट करना मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में लेके जाना। ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज नोन एज इनहेरिटेंस। एंड एक्वायर्ड कैरेक्टर मतलब जो एक्वायर करे ड्यूरिंग लाइफ स्पैन, जैसे एक्वायर्ड इम्यूनिटी रहती, अपन इम्यूनिटी एक्वायर करते, बराबर। सो जस्ट लाइक दैट कैरेक्टर्स कैन बी एक्वायर्ड, सम कैरेक्टर्स आर एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ स्पैन, सो दैट एक्वायर्ड कैरेक्टर्स कैन बी इनहेरिटेड, ऐसा इसका बोलना था। सो दैट इज थ्योरी इज नोन एज इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर थ्योरी। दूसरी थ्योरी है वीजमन्स थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। जर्म प्लाज्म मतलब गैमेट्स, ऐसा याद रखो, थोड़ा सा जल्दी याद रहना। जर्म प्लाज्म मतलब गैमेटिक सेल्स, गैमेट सेल्स, स्पर्म्स, ओवम, सो दीज आर दी गैमेट प्रोड्यूसिंग गैमेट्स ऑफ एनिमल्स। तो उनके थ्रू कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज चलती है, उनके थ्रू कैरेक्टर्स जाते हैं, ऐसा इसका बोलना था। ओके, तीसरी थ्योरी है नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी। डार्विन की थ्योरी का नाम पूछते हैं, डार्विन थ्योरी इज फेमस एज थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचर will select the species and it will promote the growth of that species which are fit. ओके, ऐसा इसका बोलना है। अपन डिटेल में सब देखने वाले, बस नाम समझा रहा हूं एक बार। एंड लास्टली ह्यूगो डी राइस, हिज थ्योरी इज नोन एज थ्योरी ऑफ म्यूटेशन। ही टॉक्स अबाउट म्यूटेशन, म्यूटेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन, ऐसा इसका बोलना है। ओके, क्या है कैसे बाद में देख। लास्टली इन सबका मिला के जो आइडिया है दैट इज मॉडर्न सिंथेसिस, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। Okay, so these are the basic 5 theories that we are going to study one by one. Let's now start with the first theory, Lamarck's theory of inheritance of acquired characters. अब लैमार्क का नाम आपको सुनते जिराफ याद आ गया होगा, 10th में आपने जिराफ का पढ़ा होगा। जिराफ की गर्दन जो धीरे धीरे बढ़ते गई, उसकी साइज बढ़ते गया, बराबर। याद आया कि कुछ जिनको पता होगा, 9th में सीबीएसई में रहा होगा, बाकी लोगों को 10th में शायद इवोल्यूशन चैप्टर में देखे थे आपने। सो लैमार्क की थ्योरी जो है वो सिंपली क्या बात करती, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो रहेगा, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इट इन्फ्लुएंसेस द ऑर्गेनिज्म। सो द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट लीड्स टू चेंजेस इन द नीड
leads to changes in the need and that need creates that makes that organism to change itself. मतलब क्या, एग्जाम्पल लो छोटा सा, उसके बाद जल्दी समझ में आएगा. एक चीता है और चीता का कोई तो भी शिकार है, उसका एक प्रे है, फॉर एग्जाम्पल डियर है. अब अगर डियर में इमेजिन करो भागने की स्पीड वो डियर की ज्यादा हुई, भागने की स्पीड डियर की ज्यादा हुई, डियर ज्यादा फास्ट भागने लग गया एज कंपेयर टू चीता. क्या होगा, चीता जब उसका पीछा करेगा तो डियर स्पीड में आगे निकल जाएगा, चीता के हाथ में कभी लगेगा क्या, नहीं. लेकिन यहाँ पे एनवायरमेंट बदल गया, उसका जरूरत बदली है, उसकी क्या जरूरत है, अब चीता को क्या नीड है, चीता शुड ऑल्सो एक्वायर अ फास्टर रनिंग स्पीड, थोड़ा फास्ट भागना चाहिए. तो जरूरत के हिसाब से चित्ता क्या सीखेगा, अगर डियर फास्ट भाग रहा तो चित्ता भी खुद की स्पीड बढ़ाना उसने ऐसा चाहिए. इट शुड अडॉप्ट इटसेल्फ टू इंक्रीज इट्स रनिंग स्पीड, उसने भागने की स्पीड बढ़ानी चाहिए. नहीं बढ़ाएगा तो भूखा मरेगा बेचारा. सो यहाँ पे जरूरत के हिसाब से बदलते एनवायरमेंट के साथ, एनवायरमेंट क्या बदला कि उसका जो प्रे है, उसका जो फूड है, इट इज चेंजिंग इटसेल्फ. तो बदलते आसपास के जो कुछ भी वातावरण के हिसाब से इन्होंने भी खुद को बदल लेना चाहिए. Okay, so influence of external environment creates a need to adapt. Creates a need to adapt. Adaptation क्या रहते हैं? Structural, anatomical, morphological changes in the body that increase the chances of survival of organism. बराबर. एडेप्टेशन, ऊंट में एडेप्टेशन, ऊंट का एग्जाम्पल बढ़िया था यहाँ पे वापस से. अगर ऊंट का एनवायरनमेंट बदल गया, मतलब क्या हुआ, ऊंट डेजर्ट में रहता तो उसने खुद को अडॉप्ट कर लिया, वहां पे के हिसाब से उसने चेंजेस लाए वाले बॉडी में. अगर वो चेंजेस नहीं लाता तो ऊंट अपने जैसी प्रॉब्लम होती थी जैसा अपन सफर करते डेजर्ट कंडीशंस में, अपने को डिहाइड्रेशन हो जाता, प्यास लग के तुम्हारी मौत भी हो सकती है वहाँ पे हाई टेम्परेचर की वजह से. लेकिन डेजर्ट में भी ऊंट कैसे सर्वाइव कर पाता, कैमल कैसे सर्वाइव कर पाता, बिकॉज इट हैज अडॉप्टेड टू द चेंजेस, to the influence of that environment. It has due to the need to adapt, that camel has changed itself. बराबर है. तो ये बराबर बोलना था इसका पहला पॉइंट कि इस तरीके से उसने खुद को चेंज कर लेता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के इफेक्ट में. दूसरा पॉइंट इसका ऐसा बोलना था, देयर इज चेंज इन द ड्यू टू एडेप्टेशन एंड यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन करके, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स करके भी इवोल्यूशन हो सकता. पहला क्या है, एनवायरनमेंट बदलने की वजह से इवोल्यूशन होता, नीड टू अडॉप्ट, जरूरत पड़ती और एनिमल्स खुद को बदल लेते. दूसरा यूज एंड डिसयूज करके भी ऑर्गेनिजम्स बदलते. यूज का एग्जांपल आपको मालूम है, जिराफ की गर्दन बदलना, जिराफ की जो नेक, लेंथ ऑफ नेक, इलोंगेशन ऑफ नेक ऑफ जिराफ टू इन ऑर्डर टू फोरेज फॉर लीव्स, पत्ते खाने के लिए. पहले घास खाते थे जिराफ, छोटे छोटे कुत्ते बिल्ले के जैसे रहते थे, उनकी गर्दन ज्यादा बड़ी नहीं हुआ करती थी मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो. बाद में फिर वो जिराफ जब थोड़े चेंज होने लगे, नीचे की घास खत्म होने लगी, तो छोटे छोटे बुश, फिर ट्रीज वगैरह की उनको घास खाने की जरूरत पड़ने लगी, जंगल में की घास नहीं खा सके, तो धीरे धीरे उनको ऊंची करते गए गर्दन, तो जिसकी वजह से उनके नेक के मसल, सर्वाइकल, वर्टिब्रा उनके जो थे उनकी लेंथ बढ़ते गई, इलोंगेशन होते गया. मतलब यूज के हिसाब से ऑर्गेनिज्म का शेप चेंज हुआ और उसमें से नया स्पीशीज तैयार हुआ. ओके, न्यू कैरेक्टर्स उसमें एक्वायर्ड हुए, उसने नए कैरेक्टर्स अपना लिया और अपनी गर्दन का साइज बढ़ाया. सो ये होगा यूज ऑफ ऑर्गन्स, जिराफ की गर्दन. ओके, इलोंगेशन ऑफ नेक, जिराफ्स नेक, elongated neck is the example of use of organ according to Lemon. Disuse का एग्जांपल क्या है? What is the example of disuse? कौन से ऑर्गेनिज्म में disuse उसने यूज नहीं करा तो चीज गायब हो गई? रेप्टाइल्स के लेग्स, रेप्टाइल्स के लेग्स, इसमें मेन रेप्टाइल्स तुम्हारे स्नेक्स, सारे रेप्टाइल्स की बात नहीं कर रहा मैं, क्रोकोडाइल नहीं बात कर रहा, रेप्टाइल्स के स्नेक्स के लेग्स. स्नेक्स को लेग्स हुआ करते थे, बट दैट लेग्स वेर नॉट यूज्ड बाय दैट स्नेक्स फॉर रिपेयरिंग ऑन द ग्राउंड, जिसकी वजह से क्या धीरे धीरे उनके पैरों का यूज कम करते गए, तो टाइम के साथ वो पैर उनके डिसअपियर हो गए. ओके, मतलब यूज और डिसयूज करने से भी नए स्पीशीज तैयार होते, बिना पैर वाले सांप तैयार हो गए, लंबी गर्दन वाला जिराफ तैयार हो गया. क्यों? क्योंकि उनको जरूरत थी, नीड थी उनको उस हिसाब से चलने की, एनवायरमेंट के हिसाब से उन्होंने खुद को ढाल लिया और यूज और डिसयूज सीख गए. और उसका तीसरा पॉइंट बोलना था द इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, जो थ्योरी का नाम है, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स. उसका ये बोलना था कि जो एक्वायर्ड कैरेक्टर, अभी देखो जिराफ ने क्या कैरेक्टर एक्वायर किया,
What character is acquired by giraffe? Giraffe has acquired elongated neck. Snakes have acquired legless body without limbs. लिम्बलेस बॉडी उनको बोल सकते हैं अपन, राइट? तो ये जो कैरेक्टर्स है, दीज आर एक्वायर्ड बाय दीज ऑर्गेनिजम्स. These characters are inherited from these snakes to their next generation. The long neck is inherited by giraffes to their next generation. उनके अगली जनरेशन में गए, जिसके वजह से उनके बच्चों में भी फिर वही कैरेक्टर दिखाई दी. उनके बच्चों की भी लंबी गर्दन, सांप के बच्चों को भी बिना पैर वाले सांप, पैर वाला सांप देखिए कभी? इट इज नॉट पॉसिबल देयर, बिकॉज वो डिसअपियर हो गए लेग्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन. सो कैरेक्टर्स आर इनहेरिटेड, acquired characters are inherited by the parents to their new generation, young generation through inheritance. तो ये inheritance की बात कर. बट यहाँ पे कुछ exceptions थे. यहाँ पे कुछ this is the theory of Lamarckism और Lamarck's theory बोलते हैं इसको, कि कैसे organisms अपने character acquire करते हैं, environment की वजह से change होते और वो characters अगली generation में भेजते हैं, जिससे नए नए species तैयार. अब इसको कुछ एक्सेप्शंस थे, इसको कुछ लिमिटेशंस, ड्रॉबैक्स थे इसकी थ्योरी की. ड्रॉबैक्स क्या थे? पहली बात तो जरूरी नहीं कि हर कोई एनवायरनमेंट बदलते एनवायरनमेंट के साथ एडाप्टिव हो जाएगा. जैसे कि तुम डेजर्ट में गए तो क्या तुम्हारी बॉडी जिराफ की जैसी हो जाती है? अगर अपन डेजर्ट में गए, चेंज हुआ एनवायरनमेंट, तो जरूरी है क्या कि अपनी बॉडी अडेप्ट हो जाती हमेशा के लिए? अरे नहीं होती, अपनी बॉडी जिराफ के जैसी नहीं होती. किसकी बॉडी? ह्यूमंस कई सालों से रह रहे वहां पे भी डेजर्ट में, क्या वो ह्यूमंस बन गए क्या जिराफ के जैसे? नहीं, उनकी बॉडी चेंज नहीं हुई वैसे. हाँ, अपन एक्लिमेटाइज करते, अपन वहां पे थोड़ा सा खुद को एडजस्ट करते, बट अडेप्ट नहीं करते. अपन टोटली 100% वैसा नहीं बन सकते. सो पहले वाला पॉइंट भी उड़ सकता. यूज और डिसयूज की ये जो दो एग्जांपल दिया उसने, ठीक है, ये जो एग्जांपल्स दिया ठीक है, सही बैठते भी कि यूज, जो चीज अपन ज्यादा यूज करेंगे वो चेंज होंगी, जो कम यूज करेंगे वो गायब हो जाएंगे, ऐसा बोलते बराबर है. मसल्स के ऊपर ये चीज अप्लाई नहीं होती. मसल्स आर एक्सेप्शन. अगर तुम मसल्स ज्यादा यूज करेंगे तो स्ट्रॉन्गर मसल्स कैन बी बिल्ट. फॉर एग्जांपल बॉडी बिल्डर्स को पता है तुमको, सो दे डू एक्सटेंसिव एक्सरसाइज, वीनस स्ट्रीनस एक्सरसाइज करते, जिसकी वजह से क्या होता, बॉडी के मसल्स तो बिल्ड होते, लेकिन वो मसल्स बिल्ड हुए अगली जनरेशन में इनहेरिट होते क्या? अरे नहीं होते. बॉडी बिल्डर का बच्चा बॉडी बिल्डर नहीं रहता. दैट मसल्स आर स्ट्रॉन्ग. चित्ता की बात ले लो, अगर चित्ता बहुत स्ट्रॉन्गर मसल्स वाला चित्ता है तो जरूरी नहीं कि उसको स्ट्रॉन्ग मसल्स वाला, भागने वाला तेज, उतना ही तेज भागने वाला बच्चा पैदा होगा. तो ये कैरेक्टर्स इनहेरिट नहीं होते. याद करो एक शब्द, इनेट इम्यूनिटी कैन बी इनहेरिटेड, एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज नॉट इनहेरिटेड. एक्वायर्ड इम्यूनिटी इनहेरिट नहीं होती. अरे एक्वायर्ड कैरेक्टर्स कैन नॉट बी इनहेरिटेड. तुम अगर पानी में डाल दे तो तुम स्विमिंग सीख सकते, लेकिन तुमको स्विमिंग आती मतलब तुम्हारे बच्चे को स्विमिंग आना जरूरी है क्या? अरे स्विमिंग इज नॉट इनहेरिटेड कैरेक्टर, इट इज एक्वायर्ड कैरेक्टर. सीखना पड़ता हो अपने को. तो मतलब क्या है? नॉट ऑल एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, नॉट ऑल एक्वायर्ड कैरेक्टर्स कैन बी इनहेरिटेड, कैन बी इनहेरिटेड. ओनली दोज कैरेक्टर्स can be inherited, only those characters can be inherited which are encoded by genes, which are encoded by genes. जो कैरेक्टर तुम्हारे जीन्स में जाके बैठ जाएंगे, डीएनए में इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे, वही कैरेक्टर अगली जनरेशन में जा सकते हैं. दैट टू ओनली थ्रू गैमेटिक सेल्स और जर्म सेल्स. वो सिर्फ अगली जनरेशन में कब जाएंगे? अगर तुम्हारे डीएनए में बैठ गया जाके, तुम्हारे उस तरीके के जीन्स तैयार हो, जैसे कि बॉडी के ऊपर स्ट्रिप्स वगैरह रहना, बटरफ्लाई के बॉडी के कलर वगैरह रहना, अपना आई कलर, अपना हेयर कलर. ओके, तो ये जो कलर चेंज हो रहा, अगर बालों का कलर अगर नेचुरली जीन्स रेगुलेट करते, वो जीन्स का अगर कुछ म्यूटेशन हो गया, जीन में चेंजेस आ गए, तो वो कैरेक्टर्स अगली जनरेशन में जाएंगे. हाँ, तुम्हारे बाल तुम टकले पड़ रहे, कोई तो भी एनवायरनमेंट में जाने की वजह से तुम्हारे बालों का कलर बदल गया, तुम्हारी स्किन का कलर बदल गया, जरूरी नहीं कि वो तुम्हारे डीएनए में जाएगा कलर. तो इसीलिए नॉट ऑल एक्वायर्ड कैरेक्टर्स कैन बी इनहेरिटेड. ओनली दोज कैरेक्टर्स कैन बी इनहेरिटेड विच आर एनकोडेड, विच आर प्रेजेंट इन जीन्स. तो ये इसका एक्सेप्शन है. भले ये थ्योरी की बात कर रही, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, बट सारे के सारे कैरेक्टर्स कभी भी इनहेरिट नहीं होते. ओनली सम. अभी जिराफ की गर्दन का जो है, जिराफ लेंथ ऑफ नेक ऑफ जिराफ इज डिसाइडेड बाय सेट ऑफ जीन्स. दैट जीन्स आर प्रेजेंट इन इट्स गैमेट.
और वो गैमेट्स अगली जनरेशन में जाते बोल के जिराफ की गर्दन लंबी चाहिए, सांपों का भी वैसे रहता है, लिम्बलेस बॉडी रहती क्योंकि वो जीन्स में रहता उनके वैसा। ओके हाँ, सो जस्ट लाइक दिस लैमार्क्स थ्योरी ट्राइज टू एक्सप्लेन द इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, बट ये थ्योरी पूरी तरह से एप्लीकेबल नहीं है। हाँ, इसमें कुछ एक्सेप्शंस की वजह से ये रिजेक्ट कर दिया गया। ओके, कुछ साइंटिस्ट ने इसको बदले थे बाद में, लेमार्क को बदल के कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने नियो लेमार्कियंस बोलते हैं उनको, नियो लेमार्कियंस, जिन्होंने लेमार्क की थ्योरी भले ही एक्सेप्टेबल नहीं है लेकिन उसको एक्सेप्टेबल बनाने की कोशिश करे थे। लेमार्क्स थ्योरी इज नॉट एक्सेप्टेबल टोटली बट दे ट्राइड टू मेक इट एक्सेप्टेबल। उनके नाम है नियो लेमार्कियंस, जिनको बोलते हैं कोप, स्पेंसर, ऑसबॉर्न, पैकार्ड। ये लोगों ने दे ट्राइड टू मेक लेमार्क्स थ्योरी मोर एक्सेप्टेबल। उन्होंने कुछ अपने कुछ व्यूज रखे और उसमें भले ही ये थ्योरी एक्सेप्टेबल नहीं है लेकिन ये थ्योरी को एक्सेप्टेबल बनाने की कोशिश करी। उन्होंने कुछ पॉइंट्स रखे, भले ही अपने को वो थ्योरी में जाने का नहीं, नियो लेमार्किज्म में जाने का नहीं है। इट रिजेक्ट्स द लेमार्क्स आइडिया बट इट स्टिल ट्राइज टू चेंज द लेमार्किज्म, उसको कुछ एक्सेप्टेबल बनाने की कोशिश करते थे। दे आर कॉल्ड नियो लेमार्कियंस। दे अपोज द आइडिया ऑफ लेमार्क बट दे ट्राई टू मेक इट एक्सेप्टेबल। ठीक है, तो ये 4-5 लोग थे, कोप, स्पेंसर, ऑसबॉर्न और पैक। So thus Lamarck's theory also tries to explain the inheritance of acquired character and evolution of species. इसके बाद है दूसरी थ्योरी तुम्हारी ऑगस्ट वीजमन्स थ्योरी। ऑगस्ट वीजमन्स थ्योरी इज द थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। अब ये थ्योरी क्या थी, इसने पहले एक एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया था। क्या किया था सुन लो बस, उसके ऊपर से तुम अंदाजा लगा सकते हो उसका बोलना क्या था। ऑगस्ट वीजमन ने लेमार्क की बातों को गौर करा था। लेमार्क का क्या बोलना था, ऑर्गन अगर यूज में है, डिसयूज में हो गए तो वो गायब हो जाएगा या फिर बढ़ जाएगा। यूज हो रहा तो ज्यादा मजबूत हो जाएगा और डिसयूज हो रहा तो वीक होकर डिसअपियर हो जाएगा। करेक्ट है, ये लेमार्क का बोलना था। इफ द ऑर्गन इज यूज्ड इट विल इंक्रीज इन साइज और इट विल बिकम मच स्ट्रॉन्गर। इफ ऑर्गन इज नॉट इन यूज इट विल बिकम वीक और इट विल डिसअपियर और इट्स साइज विल डिक्रीज इन ड्यू कोर्स ऑफ इवोल्यूशन। ये था लेमार्क का बोलना। उसने इसकी बात को पकड़ के एक एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया। इसने क्या किया, लगभग 68 माइस को 5 जनरेशंस तक, 68 माइस को 5 जनरेशंस तक, इन टोटल अगर बात करें तो 21 जनरेशंस तक, 21 जनरेशंस तक माइस लिया। एक जोड़ा था चूहे का, मेल और फीमेल माइस थी, माइस 1, ये माइस चूहे थे, राइट। उनकी उसने पूंछ काट दी। ये एक चूहा, ये 2 माइस है, ये माइस की पूंछ काट दिया और इसकी भी टेल काट दिया उसका। ओके, और फिर इनकी जो अगली जनरेशन थी, इनके जो बच्चे थे, उसने उनको ऑब्जर्व किया। उसको टेल थी, ये बिना दुमचे वाला चूहा, ये भी बिना दुमचा, बिना टेल वाला चूहा, ये बिना दुमचे वाला चूहा, चूही क्या है तुम्हारा, देखिए मेल फीमेल, राइट। सो इनके जो बच्चे होने चाहिए थे, तो अगर लेमार्क की बात देखें तो लेमार्क के हिसाब से क्या होना, इसको जो नहीं है, इसको जो नहीं है, तो इसके बच्चों को भी वो नहीं रहना चाहिए, ऐसा इसका भी सोच थी। लेकिन जो पहली जनरेशन, दिस इज 0 जनरेशन, पेरेंटल जनरेशन, दिस इज फर्स्ट जनरेशन, तो ये बच्चों को चूहे को दुमची थी, टेल वॉज प्रेजेंट इन दिस जनरेशन। फिर इसकी शादी दूसरे बच्चे से करा, दूसरे चूहे से कराया। अच्छा, इसकी भी टेल काट दिया, मतलब बच्चे को टेल थी लेकिन वो टेल भी काट दिया, और उसकी भी शादी दूसरे बच्चे से, दूसरे की भी टेल थी लेकिन वो भी टेल काट दिया। अभी भी टेल रहना क्या नहीं रहना चाहिए, टेल नहीं आनी चाहिए थी अकॉर्डिंग टू लेमार्क, लेकिन इसको फिर से टेल आई। तुम बोलेंगे क्या चूहे की दुमचा काट रहे सर, मैंने करा, ये ऑगस्ट वीजमन ने करा था। टेल अपने माइस की टेल्स उसने कट किया, लेकिन हर बार उसको अगली जनरेशन में क्या हुआ, टेल्ड माइस प्रोड्यूस हुए। टेललेस पेरेंट से टेल्ड माइस हर बार प्रोड्यूस हुए। तो उसने दिमाग लगाया कि अपन सोमैटिक बॉडी पार्ट्स में चेंजेस कर रहे हैं, सोमैटिक चेंजेस कैरी आउट कर, सोमा मतलब बॉडी, तो बॉडी सेल्स में चेंजेस कर रहे हैं, तो इसके लिए ये अगली जनरेशन में नहीं जाते। अगली जनरेशन में कौन सी चीजें जाती, ओनली दैट थिंग्स विच आर प्रेजेंट इन जर्म प्लाज्म, गैमेटिक सेल्स।
तो जब तक ये वाला कैरेक्टर टेललेस होना, ये कैरेक्टर अगर पकड़े तुमने, तो टेललेस होने का कैरेक्टर जब तक गैमेट्स में इंट्रोड्यूस नहीं करते, जब तक जीन्स में नहीं जाता उनके, तब तक उनको टेललेस बच्चे पैदा नहीं होंगे। तो ये वाली थ्योरी बस उसका ऐसा बोलना था, दी जर्म प्लाज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ चेंजेस, और इस हिसाब से तभी जाके न्यू जनरेशंस कैन बी प्रोड्यूस दैट आर विदाउट टेल। ओके, सो द कैरेक्टर्स कैन नॉट बी inherited through somatic cells. They can be inherited through gametes or germ plasm cells only. इसका ऐसा कंक्लूजन है। बॉडी में अब किसका हाथ टूट गया तो क्या उसके बच्चे का भी हाथ टूटा रहता है क्या? अगर उसको बच्चा हुआ तो किसका पैर टूट गया, पैर टूटा रहता है उसके बच्चे का भी। अरे उसके गैमेट्स में हाथ पैर वाले जीन्स प्रेजेंट है ना, तो उसके बच्चों को भी फिर हाथ पैर आएंगे। मतलब से थ्योरी सीधी सीधी क्या है, गैमेटिक सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर, नॉट दी योर सोमैटिक सेल्स। मतलब ये थोड़ा सा लेमार्क को अपोज क्यों कर रहा। अच्छा ये भी बात याद रखो, वीजमन थ्योरी it opposes Lamarckism। लेमार्क की बातों को अपोज कर रहा। लेमार्क क्या बोलता था, अगर जरूरत के हिसाब से खुद बदल जाएंगे तो तुम्हारी बॉडी बदल जाएगी और बच्चे की भी बॉडी अलग रहेगी। लेकिन लेमार्क की बात कब सही रहेगी, अगर इनहेरिटेड कैरेक्टर गैमेटिक सेल में जाएंगे, जीन्स में जाएंगे, तो ही जो उसकी बॉडी बदलेंगे और उसके बच्चों की बॉडी बदले रहेंगे। अदरवाइज क्या होगा, ये ऐसा चलते रहेगा। बच्चों भले ही पेरेंट्स को दुम चाहिए लेकिन बच्चों को दुम चाहिए, क्योंकि जीन्स में अभी भी टेल प्रोड्यूस करने वाले जीन्स प्रेजेंट है, राइट, लिम्स वाले जीन्स प्रेजेंट है। ह्यूमन बीइंग में देखो, ह्यूमन बीइंग में अगर मेल प्रोड्यूस हो रही बॉडी, तो मेल बॉडी में भी मेमोरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट, दो दे आर नॉन फंक्शनल बट स्टिल मेमोरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। भले वो यूज में नहीं है लेकिन प्रोड्यूस क्यों हो रही, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके जीन्स अभी भी प्रेजेंट है ना अपने क्रोमोसोम्स में, अपने गैमेट्स में। तो इसकी वजह से क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड्स दो दे आर नॉट यूजफुल इन ह्यूमन मेल्स, not functional in human males, but still they are produced on body because the genes are still present in the gametes or the germ plasm cells, hence mammary glands are still present on human body। तो इस तरीके से ये एक दूसरी थ्योरी कि कैसे ऑर्गेनिजम्स में कैरेक्टर्स जाते, इस बारे में बात करें। अब ये जो दोनों थ्योरीज है, भले अपने को एग्जैक्ट आइडिया ऑफ इवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज नहीं दे रहे, लेकिन कहीं ना कहीं लेमार्क की थ्योरी अपने लिए इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि वो उस टाइम पे दिया गई थ्योरी थी। 1729 के आसपास की बात है, 1729 17th सेंचुरी 18th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में बात कर रहा मैं। तो उस टाइम पे बात कर रहा जब लोगों को साइंस में इतना इंटरेस्ट भी नहीं हुआ करता था। ये बेचारा तब भी इतनी बातें सोच रहा था। मेंडल भी नहीं आया था, मेंडल 1856 वाला मेंडल है, अपना 1800 के बाद 1850 के बाद मेंडल ने काम करे आया है। तो मतलब मेंडल के बाद कि 100 साल पहले, मेंडल के 100 साल पहले लेमार्क ने ये आइडिया दिया था कि इस तरीके से कैरेक्टर जा सकते हैं अगली जनरेशन में, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। तो इसके लिए लेमार्क को थोड़ी सी वैल्यू देना ही पड़ेगी तुमको, क्योंकि लेमार्क की बातों को सोच के वीजमैन ने विरोध करा। वीजमैन और लेमार्क दोनों को विरोध करने के लिए डार्विन आने वाला है। ओके, सो लाइक दिस द सेकंड थ्योरी, ऑगस्ट वीजमैन्स थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म की बात होने के बाद अब तुम्हारा शुरू होगा इसके बाद डार्विनिज्म, दी एक्चुअल पार्ट। डार्विनिज्म कैसे पढ़ाऊंगा मैं, वी विल सी, उसमें क्या है सब बोलना, वी विल सी इट इन नेक्स्ट लेक्चर।